आज हमें पढ़ना है मादा जनन तंत्र। क्या पढ़ना है? लेकिन उससे पहले जितना भी चैप्टर में पढ़ा हुआ है उसको पूरा क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग आंसर देंगे, ठीक है ना? जल्दी जल्दी आंसर देना है, फेयर सबके पास है। पहले तो कोशिश करना है बिना देखे, अगर नहीं बोल पा रहे हो तो देख के बोलो, गलत नहीं बोलना, ठीक है ना? डेली का डेली रिवाइज करना है पूरा चैप्टर, और डेली जब उस फेयर को देखोगे, घर में नहीं भी पढ़ोगे तब भी हम क्लास में पूरा रटवा देंगे, ठीक है? चलो बताओ, मानव कैसा जनन करता है? इस प्रकार का लैंगिक या अलैंगिक? लैंगिक जनन। और मानव कैसा प्राणी है? अंडप्रजक या सजीव प्रजक? तो हम एक शब्द में कह सकते हैं ना कि मानव सजीव प्रजक और लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है, ठीक है ना? उसके बाद बताओ, इस पूरे चैप्टर को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 6 भाग में। सबसे पहला क्या होगा? युग्मक जनन। उसके बाद वीर्य सेचन। क्या होगा? वीर्य सेचन। फिर निषेचन, फिर अंतररोपण, फिर उसके बाद गर्भावधि, फिर उसके बाद प्रसव। ये 6 भाग में पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे। जो नर होते हैं, मेल होते हैं, उनमें शुक्राणुओं का निर्माण कब तक होता है? जीवन पर्यंत। 13 साल से लेकर के किशोरावस्था से जीवन पर्यंत शुक्राणुओं का निर्माण होता है। परंतु जो महिलाएं होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनमें एक उम्र किशोरावस्था में अंडाणु जनन की प्रक्रिया शुरू होती है। इसको क्या कहते हैं? रजोदर्शन। क्या बोलेंगे? रजोदर्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिनार्की। और लगभग 50 वर्ष की अवस्था में अंडाणु जनन रुक जाता है। उसे क्या कहते हैं? रजो निवृत्ति। क्या कहेंगे? रजो निवृत्ति। इंग्लिश में बोलते हैं मीनोपॉज, ठीक है? उसके बाद हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? बताओ, नर जनन तंत्र टोटल कितने भाग में डिवाइडेड है? कितने भाग में? 4। सबसे पहला आवाज नहीं आ रही। सबसे पहला, दूसरा क्या होगा? तीसरा सहायक, और लास्ट में बाह्य जननांग। शाम वाली क्लास नहीं, सुबह की क्लास है ना, सबके पास एनर्जी कायदे से बोलो ना। बताओ, वृषण को और क्या कहते हैं? प्राथमिक जनन अंग। क्या बोलेंगे? किसका? नर का या मादा का? नर में प्राथमिक जनन अंग कौन सा होगा? वृषण। उसके बाद क्या था? सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? 4 या 3? 4 होती हैं। क्या नाम होगा पहला? वृषण जालिका। क्या होगा? फिर शुक्रवाहिका, फिर अधिवृषण, फिर उसके बाद शुक्रवार। चलो बोलो, वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवार। वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवार। ये क्या है? सहायक नलिकाएं। क्या है? एसेसरी डक्ट। क्या बोलेंगे? एसेसरी डक्ट। फिर उसके बाद क्या आता है? सहायक ग्रंथियां। क्या आएंगी? कितनी होती हैं? 3 या 4? 4 होती हैं। 3 होती हैं। कौन कौन सी होगी बताओ? सबसे पहला क्या होगा? क्या होगा? शुक्राशय। क्या होगा? और किस नाम से जानते हैं? शुक्र पुटिका। क्या बोलेंगे? शुक्र पुटिका। दूसरा क्या होगा? पुरस्थ। क्या होगा? पुरस्थ। पुरस्थ को क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। और लास्ट में तीसरा क्या होता है? बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। ये बताओ, इसमें से एक कौन पाया जाता है? पुरस्थ। एक केवल पुरस्थ पाया जाता है। और शुक्राशय और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि कैसे पाई जाती है? जोड़े में पाई जाती है। और बाह्य जननांग क्या होगा? नर में शिश्न होगा। क्या होगा? शिश्न होगा, पेनिस, ठीक है ना? वृषण के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। जो वृषण होता है वो एक थैलीनुमा संरचना में, श्रोणि भित्ति में, पेल्विक रीजन में, उदर गुहा के बाहर पाया जाता है। और उस थैली को बोलते हैं वृषण कोश। क्या बोलेंगे? इंग्लिश क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। और स्क्रोटम जो उदर गुहा के बाहर पाया जाता है। बाहर क्यों पाया जाता है? ताकि उसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहे। कम रहेगा तो क्या होगा? शुक्र जनन की प्रक्रिया में क्या होगा? सहायता प्रदान करेगा, ठीक? जो वृषण होता है वो अंडाकार होता है,
इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है। वृषण के अंदर लगभग 250 कक्ष पाए जाते हैं, जिनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देख के बोलो ना, क्या बोलेंगे? वृषण पालिका। कितने होंगे? लगभग 250, 200 से 250। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 अति कुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं। 2 से 3 एक नहीं आता है क्या उसमें? 1 से 3 अति कुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या? शुक्रजनक नलिकाएं। बोलो, शुक्रजनक नलिकाएं। हाँ, शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार की, 3 प्रकार? हाँ, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? पहली क्या होगी? नर जनन कोशिका, मेल जर्म सेल। और दूसरी क्या होगी? सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। मेल जर्म सेल क्या करता है? नर जनन कोशिका क्या करती है? शुक्राणुओं का निर्माण करती है। क्या करती है? शुक्राणुओं का निर्माण करती है। और सर्टोली कोशिका क्या करेगी? पोषण प्रदान करती है। किसको? नर जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक। उसके बाद शुक्रजनक नलिकाओं और वृषण पालिका के बीच की खाली स्थान को क्या कहेंगे? अंतराली अवकाश। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस, अंतराली अवकाश। यहाँ पर 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी? 5 प्रकार की। 3 प्रकार की। अच्छा, तीनों का नाम बता डालो। हाँ, रुधिर वाहिकाएं होती हैं, प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं होती हैं और लीडिंग कोशिका होती है। क्या होती है? लीडिंग कोशिका को और किस नाम से जाना जाता है? अंतराली कोशिका। लीडिंग कोशिका से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम बताओ जल्दी से। एंड्रोजन। कौन सा? एंड्रोजन। उसको और क्या कहते हैं? पुंजन। क्या कहेंगे? पुंजन। और क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। ये क्या करता है? पुरुषों में प्राथमिक यौन लक्षणों को प्रकट करता है। प्राथमिक यौन लक्षण क्या होते हैं? दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, चमड़ी का मोटी होना और जनन अंगों का विकास होना। ये प्राथमिक यौन लक्षण। ठीक है ना? तो ये एंड्रोजन हार्मोन करता है, जिसको टेस्टोस्टेरॉन भी कहते हैं। हो गया वृषण के बारे में। उसके बाद आपसे पूछे, बताइए शुक्रजनक नलिका, सॉरी, ये बताओ जो सहायक नलिकाएं होती हैं उनका कार्य क्या होता है? सहायक नलिकाओं का क्या कार्य होता है? अगर अतिलक उत्तरीय में पूछेगा तो कैसे लिखोगे? चलो बोलो। सहायक नलिकाएं शुक्राणुओं को एकत्रित करती हैं और उन्हें रास्ता प्रदान करती हैं। किस लिए रास्ता प्रदान करती हैं? निकलने के लिए, है ना? तो बोलो, फिर से बोलो। सहायक नलिकाएं शुक्राणुओं को एकत्रित करते हैं और रास्ता प्रदान करते हैं। ठीक है ना? कितनी होती है सहायक नलिकाएं? 4। कितनी होती है? 4। तुम लोग की आवाज क्या हो जाता है? कितनी होती है? 4। आगे बढ़ो। कितनी होती है? 4 होती है। कितनी? 4। वृषण, 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 शुक्र, 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 अधि, 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 शुक्र, शुक्र, शुक्र। 4 होती है। वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधि, वृषण, शुक्रवाह। यही पथ भी होता है। अगर आपसे पूछे कि शुक्राणुओं का पथ क्या होता है, तो शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणु बनते हैं, वहां से निकलते हैं, जाते हैं वृषण जालिका में। कहाँ जाएंगे? वृषण जालिका में। कहाँ पर? वृषण जालिका में। फिर शुक्र, शुक्र, फिर जैसे ये वृषण होता है, ये वृषण में देखो ये क्या है? ये वृषण पालिकाएं। सपोज वृषण पालिका, इसके अंदर शुक्रजनक नलिकाएं हैं। क्या है? शुक्रजनक नलिकाएं हैं। इन शुक्रजनक नलिकाओं से शुक्राणु बन के निकलेंगे और यहाँ जाते हैं जालनुमा संरचना बना लेते हैं। सभी वृषण जालिका में जाएंगे, शुक्रजनक नलिका से निकलते, तो ये देखो ये जाल जैसी संरचना बना लेते हैं। इस जाल जैसी संरचना को ही बोलते हैं वृषण जालिका। क्या बोलेंगे? वृषण जालिका। फिर उसके बाद यहाँ पर होती है क्या? वृषण जालिका के बाद क्या होगी?
शुक्र वाहिका। ये सभी नलिकाएं के लिए जालिकाएं के लिए इकट्ठा हो जाती है, जिसको बोलते हैं शुक्र वाहिका। क्या बोलेंगे? शुक्र वाहिका। फिर यहाँ से ऐसे ऐसे छोटे छोटे ये देखो शुक्र वाहिका ये निकल रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसे आ जाता है क्या? अधिवृषण। क्या आ जाता है? अधिवृषण। ये अधिवृषण हो गया। क्या हो गया? अधिवृषण। बात नहीं, अधिवृषण हो गया। और ये इसके ऊपर क्या हो गया? शुक्रवाहक। क्या हो गया? शुक्रवाहक। समझ आ गया ना? तो बताओ सहायक नलिकाएं क्या करती हैं? सहायक नलिकाएं क्या करती हैं? रास्ता प्रदान करती है और एकत्रित करती है। क्या करेंगी? रास्ता प्रदान करती है, एकत्रित करती है। जो सहायक ग्रंथियां होती हैं ये क्या करती हैं? सहायक ग्रंथियां क्या करती हैं बताओ? सहायक ग्रंथियां क्या करेंगी? ये सभी मिलकर सुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करेंगी। कहाँ सो रहे हो तुम लोग? क्या करेंगी? सुक्रिय प्लाज्मा के सामने कॉपी है, देख के नहीं बोल पा रहे हो। इसका निर्माण करेंगे? सुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करेंगे। इसका निर्माण करेंगे? सुक्रिय प्लाज्मा को और क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। क्या कहेंगे? सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम और अन्य एंजाइम। चलो बताओ सहायक ग्रंथियां किसका स्राव करेंगी? सुक्रिय प्लाज्मा। एक लफ्ज से पिटाई हो जाएगी। सब नींद में हो। सीधे बैठो, सीधे बैठो, तुम तन के सीधे बैठो। इसको जगाओ, सीधे बैठो। बताओ सहायक ग्रंथियां किसका निर्माण करेंगी? किसका? सुक्रिय, सुक्रिय, सेमिनल, सेमिनल कहाँ निर्मित होगा? सहायक ग्रंथियों में। कहाँ पर? कौन सी ग्रंथियां? कितनी है? 3। शुक्राशय, पुरस्थ, बल्बोयुरेथ्रल ग्रंथि। शुक्राशय, पुरस्थ, बल्बोयुरेथ्रल ग्रंथि। ये तीनों मिलकर के एक प्लाज्मा का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं सुक्रिय। सुक्रिय प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? चलो सुनो, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, कैल्शियम और अन्य एंजाइम। फ्रक्टोज, कैल्शियम, अन्य एंजाइम। फ्रक्टोज, कैल्शियम, अन्य एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पर? सुक्रिय प्लाज्मा में। कौन बनाता है? सहायक ग्रंथियां। कौन बनाएगा? सहायक ग्रंथियां। कितनी है सहायक ग्रंथियां? कितनी है? क्या बनाएंगे? सुक्रिय प्लाज्मा। क्या होगा सुक्रिय प्लाज्मा में? फ्रक्टोज, कैल्शियम और अन्य एंजाइम। जो बल्बोयुरेथ्रल ग्रंथि है, तीनों मिलकर के बनाते हैं सुक्रिय प्लाज्मा। लेकिन बल्बोयुरेथ्रल ग्रंथि का जो श्रावण होता है ना, वो क्या करता है? शिश्न के स्नेहन में कार्य करता है। क्या करता है? शिश्न के स्नेहन में, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस का कार्य करता है। उसके बाद बाह्य जननांग के बारे में पढ़ा। क्या होता है? पेनिस होता है। क्या होता है? शिश्न एक विशेष प्रकार के ऊतकों के द्वारा बना होता है, जो इरेक्शन में, इसमें इरेक्शन में मदद करते हैं। ठीक है ना। जो पेनिस होता है, इसके आगे के भाग को क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। क्या बोलेंगे? ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस एक लूज स्किन से ढका होता है, उसको क्या बोलते हैं? फोर स्किन। क्या बोलेंगे? फोर स्किन। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने देखा शुक्र जनन की प्रक्रिया। क्या देखा? शुक्र जनन किसे कहते हैं बताओ? शुक्र जनक नलिकाओं में, बोलो शुक्र जनक नलिकाओं में नर जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहेंगे। फिर से बोलो शुक्र जनक नलिकाओं में, आवाज नहीं आ रही, शुक्र जनक नलिकाओं में नर जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहेंगे। बताओ जो नर जनन कोशिकाएं होती है कौन सा विभाजन करेंगी? नर जनन कोशिकाएं। इनकी गुणसूत्रता क्या होगी पहले बताओ? क्या होगी? 2n का मतलब कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र। अब ये समसूत्री विभाजन करते हैं और कुछ नर जनन कोशिकाएं क्या बना लेती हैं?
प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, क्या बनाएंगे? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसकी गुणसूत्रता क्या होगी? क्या होगी? 2n होगी। कितनी होगी? अब ये क्या करेगा? अर्धसूत्री, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करेगा और क्या बना देगा? द्वितीय शुक्राणु कोशिका, क्या बना देगा? द्वितीय शुक्राणु कोशिका। जो द्वितीय शुक्राणु कोशिका, इसकी गुणसूत्रता क्या होगी? n होगी। क्या होगी? n का मतलब क्या होता है? 23 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र? या अगुणित। अब ये द्वितीय शुक्राणु कोशिका द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन करेगी। क्या करेगी? द्वितीय अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करेगी और बना देगी शुक्राणु प्रसू। क्या बना देगी? शुक्राणु प्रसू। इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड क्या होता है? परिपक्व होकर के, रूपांतरित होकर के क्या बना देता है? शुक्राणु बना देता है। क्या बना देता है? शुक्राणु। और इस प्रक्रिया को, स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को, किसको? स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं शुक्राणु जनन। क्या बोलेंगे? शुक्राणु जनन, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। ये पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? शुक्र जनन। लेकिन केवल इसको क्या बोलेंगे? शुक्राणु जनन। क्या बोलेंगे? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? शुक्राणु की संरचना देखी नहीं, उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल देखा। क्या देखा? हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बताओ, जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस अधस चेतक, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है GnRH। क्या होगा? GnRH। GnRH को फुल फॉर्म क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो GnRH का फुल फॉर्म क्या हो गया? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से निकलता है। कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस को हिंदी में बोलते हैं अधस चेतक। क्या बोलते हैं? और उसके बाद ये हार्मोन कहाँ पर जाता है? अग्रपीयूष ग्रंथि के पास। इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? अग्रपीयूष ग्रंथि के पास जाता है और यहाँ से 2 हार्मोन और निकलवाता है। कितने हार्मोन? कौन निकलवाता है? GnRH। कौन निकलवाता है? और GnRH कहाँ से निकलता है और कहाँ जाता है? GnRH अग्रपीयूष ग्रंथि के पास, और यहाँ से 2 हार्मोन निकलता है, LH और FSH। LH का फुल फॉर्म क्या होगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या होगा? वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। FSH का फुल फॉर्म क्या होगा? बोलो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। अब ये LH कहाँ पर जाता है? ये जाता है अंतराली अवकाश में कोशिका पाई जाती है जिसको कहते हैं लीडिंग कोशिका। क्या कहेंगे? लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका के पास जाएगा कौन? LH। कहाँ पर जाएगा? लीडिंग कोशिका के पास। और यहाँ से कौन सा हार्मोन निकालेगा? टेस्टोस्टेरॉन। क्या निकालेगा? टेस्टोस्टेरॉन। और क्या बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन को? एंड्रोजन। और क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। ये एक ही नाम है, ठीक है ना? एक ही हार्मोन का 3 नाम है। और ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरॉन प्राथमिक यौन लक्षणों को उत्पन्न करता है। प्राथमिक यौन लक्षणों को उत्पन्न करता है कौन? टेस्टोस्टेरॉन। कौन? टेस्टोस्टेरॉन। उसके बाद FSH हार्मोन जो होता है, FSH कहाँ पर जाता है? सर्टोली कोशिका। कहाँ पर? सर्टोली कोशिका में। कहाँ पर?
सर्टोली कोशिका में जाता है। सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? शुक्रजनक नलिकाओं में। कहाँ पर? शुक्रजनक नलिकाओं में सर्टोली कोशिका पाई जाती है। और ये FSH क्या करवाता है यहाँ पर? शुक्राणु जनन। क्या करवाता है? शुक्राणु जनन। क्या करवाता है? शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन का मतलब शुक्राणु प्रसु से क्या बनवाता है? शुक्राणु। क्या बनवाता है? शुक्राणु। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं? हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकला, क्या नाम है? GnRH। क्या नाम होगा? GnRH। GnRH कहाँ जाता है? अग्रपीयूष ग्रंथि के पास। वहां से दो हार्मोन निकले, दोनों का नाम LH और FSH। LH और LH कहाँ जाता है? लीडी कोशिका के पास। क्या निकलवाता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या करता है? प्राथमिक यौन लक्षणों को प्रदर्शित करता है। उसके बाद दूसरा हार्मोन कौन सा निकला? FSH। क्या होगा? FSH। ये कहाँ पर जाता है? सर्टोली कोशिका के पास। और वहां से क्या निकलवाता है? कुछ निकलवाता नहीं है, अभिक्रिया को प्रेरित करता है, यानी शुक्राणु जनन की अभिक्रिया को प्रेरित करता है। उसके बाद हमने शुक्राणु की संरचना पढ़ी। क्या पढ़ी? शुक्राणु की संरचना के बारे में हमने पढ़ा। ऐसे शुक्राणु की संरचना बनाई थी। ये शुक्राणु, इसके ऊपर ये टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं? अग्रपिंडक। क्या कहते हैं? अग्रपिंडक। अग्रपिंडक में पाया क्या जाता है? एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स। उसके बाद जो शुक्राणु होता है 4 भाग में विभाजित होता है। कितने भाग में? 4 भाग में विभाजित होता है। सबसे ऊपर वाला होता है हेड। क्या होता है? जिसको बोलते हैं शीर्ष। फिर होता है नेक। क्या होता है? नेक को बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं? फिर उसके बाद होता है मिडिल पीस। क्या होगा? मिडिल पीस। और लास्ट में होती है इसकी टेल। जो हेड होता है यहाँ पर अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? या न्यूक्लियस। केंद्रक जो होता है वो अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। ठीक है ना? उसके बाद जो मिडिल पीस होता है यहाँ पर पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सूत्र कणिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सूत्र कणिकाएं। माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का और किस नाम से किस जानते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस। तो ये क्या करेगा? ऊर्जा प्रदान करेगा। क्या करेगा? किसको प्रदान करेगा? पूंछ को। किसको? किस लिए? गति करने के लिए। इसके लिए गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? मिडिल पीस में। ये जितनी कोशिका ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होती है? ढकी होती है। इसे पूरे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना? इसकी संरचना आप लोगों ने कॉपी बनाई, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपके एग्जाम में आने जा रहा है। यहाँ शुक्राणु की संरचना के बाद 4-5 स्टार बना लो कॉपी में। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है। अब की बहुत ज्यादा चांस है कि शुक्राणु की संरचना एग्जाम में पूछेगा। तो ये पूरा आपका हो गया रिवीजन। क्या हो गया? रिवीजन।